Anyone there? आए ऑनलाइन में कोई? ओके। Hello everyone. Yesterday we were discussing. एक सेकंड, वॉइस क्लियर है? हाँ सर, ठीक है भाई। ओके ओके। अभी आप अपना जो भी आए वो यस प्रेजेंट को अपना वो चार्ट में लिख देना, सो दैट आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए। कल अगर हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर वी वर टॉकिंग। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में हमने ये बात किया था इंटरनल फॉल्ट पे, और एक केस वन लिया था इंटरनल फॉल्ट पे। इंटरनल फॉल्ट पे आपका डिफरेंस इन करंट स्लाइड दिख रहा है ना? आई होप स्लाइड इज विजिबल। यहाँ पे दोनों करंट का CT1 का डायरेक्शन और CT2 का डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन था, तो डिफरेंस विल बी I1 plus I2, that will be the total current that will be flowing through the operating coil of the relay. Then you were if that exceeds the predetermined value or the set value, then your relay was operating, otherwise it won't operate. This was discussed yesterday itself. अगर दूसरा केस था CT का पोलैरिटी रिवर्स हो गया, एक CT का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया तो उसका करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जो रिले का पहले केस में I1 plus I2 जा रहा था, अब I1 plus I2 की जगह अब I1 minus I2, the difference between these two currents will flow through this operating coil of the relay. If this value is greater than the predetermined value or the set value of that relay, the differential relay will operate for this transformer internal fault. अगर यहाँ पे internal fault हुआ, अगर CT का पोलैरिटी रिवर्स किया मैंने लो वोल्टेज साइड पे, लो वोल्टेज साइड मतलब आपका सेकेंडरी साइड, लो वोल्टेज साइड ये किसका बता रहा है? ये पावर ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज की बात कर रहा है। यहाँ पे योर प्राइमरी इज एट हाई वोल्टेज एंड सेकेंडरी इज एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज साइड पे CT का रिवर्स किया, अगर हाई वोल्टेज साइड पे CT का रिवर्स करता तो I1 का डायरेक्शन चेंज हो जाता, तो दैट करंट विल बी I2 minus I1 instead of I1 minus I2. And coming to the external fault means when there is any external fault. We have already discussed the different types of fault. In that, if suppose fault यहाँ पे होगा, इंटरनल मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर, अगर एक्सटर्नल कोई लाइन पे सपोज जो ट्रांसफार्मर जो आउटसाइड फीडर है आपका, जो 6.6 kV LV साइड से कोई उस तरफ कोई फॉल्ट आया, कोई भी रीजन की वजह से अगर कोई फॉल्ट आया, देन दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल फॉल्ट विद करेक्ट पोलैरिटी। पोलैरिटी अगर ये है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? फॉल्ट के तरफ होगा। जब शॉर्ट सर्क्यूट होगा, होल करंट विल पास थ्रू दैट शॉर्ट सर्क्यूट। तो इस CT का करंट डायरेक्शन क्या होगा? इस एरो मार्क के डायरेक्शन होगा, क्योंकि ऑल द करंट विल चूज दिस पाथ इंस्टेड ऑफ दिस पाथ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट है। हमेशा लो इम्पिडेंस पाथ को हमेशा करंट चूज करता है, तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया? इस तरफ हो गया। तो I2, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया? I1 इस तरफ हो गया। तो the relay will take the current how much? I1 minus I2. अगर I1 minus I2 the differential current is greater than the operating coil current, then your relay will start operating, otherwise relay will not operate. ये आपका एक्सटर्नल फॉल्ट।
एक्सटर्नल फॉल्ट पे भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो रहा है और इंटरनल फॉल्ट के लिए भी आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के लिए यूज हो रहा है। अब अभी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जो आपका इक्विपमेंट है वो डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर करता है। जैसे आप एबीबी सुना होगा, एबीबी इज प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसका RET 650 इज द थिंग विच इज यूज फॉर द ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का एक एबीबी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो RET 650, जैसे मारुति सुजुकी का है कोई, सपोज कोई आपका मॉडल है, उस मॉडल का नंबर है RET 650। जीई का हो गया T60 एंड एल्स्टॉम एमआई कॉम का हो गया P632 एंड 633। और सीमेंस का मैन्युफैक्चरिंग का जो मॉडल नंबर हो गया 7SEA 611। ये सब जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कौन सा मॉडल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। तो अभी तक हमने स्टेट वाइड देखोगे आपको मैक्सिमम सीमेंस का मिलेगा या एबीबी का मिलेगा, कभी कभी जीई का भी मिल जाएगा। ये बहुत रेयरली यूज करते हैं, सिफांग या ERL NR ये कंपनी सारे बहुत रेयरली यूज करते हैं। जो एबीबी मैन्युफैक्चर्ड RET 650 या जीई मैन्युफैक्चर्ड T60 और Siemens manufactured a 7 ACA 61111. 611 is one of the few models which are used for differential protection of a transformer. Now coming to differential relay. Differential relay is the relay that operates when the difference between the two currents from the CTs exceeds the operating current. तो अगर डिफरेंशियल रिले की बात करें, वो आवाज बंद करो, कोई चला रखा है। Now coming to the differential relay. A differential relay is defined as a relay that operates when the phase difference of two or more identical electrical quantities exceeds a predetermined amount. Predetermined or set value of that particular relay, और आपका फेस डिफरेंस जो है वो उससे एक्सीड हो गया तो आपका रिले ऑपरेट करेगा, अदरवाइज रिले वो नॉट ऑपरेट। तो डिफरेंशियल रिले कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा? कंपैरिजन बिटवीन द फेस एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। यू कैन नॉट, you have to take the similar electrical quantities, addition या subtraction या सॉरी addition या subtraction जो भी करोगे हमेशा वो similar quantities का ही होगा। तो अगर आप डिफरेंशियल रिले किस पे वर्क करेगा, दिस इज दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेस डिफरेंस बिटवीन फेस एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। Now, comparing two electrical quantities in a circuit using the differential relays is simple in application and a positive in action. And differential protection provides unit protection. हमें दो टाइप का प्रोटेक्शन होता है, एक यूनिट प्रोटेक्शन होता है, एक नॉन यूनिट प्रोटेक्शन होता है। तो नॉन यूनिट प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ किसी चीज को प्रोटेक्ट किया तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, differential protection of generator, differential protection of something like your feeder, differential protection for your bus bar। मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट का, either it may be bus bar or transformer or your feeder, एक पर्टिकुलर यूनिट का प्रोटेक्ट किया तो उसको बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को प्रोटेक्ट किया तो नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। यूनिट मतलब कोई भी एक चीज को प्रोटेक्ट करना। सपोज पर्टिकुलर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मैंने सिर्फ ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए यूज किया तो उस प्रोटेक्शन को बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन। अगर मैं ट्रांसफार्मर के साथ साथ फीडर को भी प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोटेक्शन लगाया तो उस प्रोटेक्शन को बोलते हैं नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का आपको जो व्हाट्सएप किया था और मूडल पे भी डाला है, उसमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये डेफिनेशन पूछने का चांसेस है। क्या यूनिट प्रोटेक्शन क्या होता है या नॉन यूनिट प्रोटेक्शन क्या होता है? यूनिट प्रोटेक्शन मतलब कोई भी एक यूनिट को प्रोटेक्ट करना। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स ऑलवेज यूनिट प्रोटेक्शन, मतलब या ट्रांसफार्मर को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कर सकते हो या फीडर को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जांपल लोगे ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन कैन बी यूज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एज वेल। अगर ट्रांसफार्मर में भी करंट बढ़ गया या उसके करस्पॉन्डिंग लाइन में भी करंट बढ़ गया तो ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को,
इधर इट में भी ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर और बस बार और फीडर, कोई भी एक चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, इसलिए उसका प्रोटेक्शन जो है यूनिट प्रोटेक्शन के अंदर आता है। तो this the protected zone is exactly known for location of current and the potential transformer, and the phase difference is achieved by suitable connections of secondaries of CTs and PTs. Depending on the connections of CTs and PTs, which are used for the protection equipments, CTs and PTs कहाँ लगे होते हैं? Just before the relay. उस जो CTs और PTs के सेकेंडरी आउटपुट पे ही ये सारे रिले ऑपरेशन डिपेंड करेगा। Now coming to types of differential relay. There are classified into four categories. One is current differential relay. Current differential relay में दो currents के बीच में मैग्नीट्यूड और फेस का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस आपका फेस प्री डिटरमाइंड वैल्यू और सेट वैल्यू ऑफ दैट रिले एक्सीड्स, देन दैट रिले विल ऑपरेट, दैट रिले इज कॉल्ड करंट डिफरेंशियल रिले। एंड नेक्स्ट वन इज वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो डिफरेंशियल रिले है, कोई भी दो इलेक्ट्रिकल को दो और टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का जो फेस डिफरेंस है, उस फेस डिफरेंस अगर एक्सीड हुआ तभी ऑपरेट करेगा, अदरवाइज नहीं ऑपरेट करेगा। तो वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या करंट हो सकता है या वोल्टेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर करंट पे ऑपरेट किया उसको बोलते हैं करंट डिफरेंशियल रिले, अगर वोल्टेज पे ऑपरेट किया तो उसको बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। वो क्या है हमें अब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट वन इज वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। ये चारों टाइप का डिफरेंशियल रिले होता है। तो फर्स्ट आता है करंट डिफरेंशियल रिले। इसमें क्या है, ये रिले विच सेंसेस एंड ऑपरेट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंटरिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड द करंट लीविंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी एनीथिंग, इट में बी ए ट्रांसफॉर्मर और बस बार और फीडर, वट एवर इट में बी, अगर उसका एंटरिंग और लीविंग उन दोनों का डिफरेंस अगर सेट वैल्यू से ज्यादा हुआ, तो वो एंटरिंग और लीविंग का करंट वैल्यू, अगर करंट उन दोनों का डिफरेंस ज्यादा हुआ प्री डिटरमाइंड वैल्यू से, तो दिस रिले विल ऑपरेट। और arrangement of overcurrent relay connected to operate as a differential relay is shown in the figure. You can see this is a protection system. ये dotted lines जो है वो आपका जो जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो प्रोटेक्टेड एलिमेंट है। यहाँ पे जनरेटर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, किसी का भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, करंट डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। सपोज यहाँ पे एक एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ, अब मान लो यहाँ पे एक फॉल्ट हुआ, ये फॉल्ट हुआ, और ये फॉल्ट क्या है, सीटी के इस तरफ हो रहा है, तो इस फॉल्ट क्या है, कैसा फॉल्ट है, ये एक्सटर्नल फॉल्ट है। ये आपका ओवर करंट रिले ऑपरेटिंग कॉइल है। यहाँ पे करंट जो आ रहा है आई आ रहा है, यहाँ पे करंट जो जा रहा है आई जा रहा है। व्हेन देयर इज नो फॉल्ट, आपका करंट जो है नॉर्मल करंट, जो नॉर्मल करंट था वो कैपिटल आई था, तो कोई डिफरेंस नहीं था, तो आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। जब डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो है तो आपका रिले जो है ऑपरेट नहीं कर रहा है। जब आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट हो गया, देन ऑब्वियसली यहाँ पे CT1 का जो करंट आया है और CT2 का जो करंट है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट में डिफरेंस होगा। अगर वो डिफरेंस आपके जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल का जो सेट वैल्यू है उससे ज्यादा हुआ, सपोज ये सेट वैल्यू है 2 एम्पियर, अगर इन दोनों का डिफरेंस एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3 एम्पियर, तो 2 एम्पियर पे ज्यादा अगर 2.5 पे भी ऑपरेट करेगा, 3 पे भी ऑपरेट करेगा। अगर 2 से कम हुआ इन दोनों का डिफरेंस, तो ये ट्रीट करेगा कि जो इतना बड़ा एक फॉल्ट नहीं है, तो चल जाएगा, ऑपरेट नहीं किया तो। ये जब ऑपरेट करेगा जब इसका जो सेट वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस अगर उससे ज्यादा हो, तभी ये ऑपरेट करेगा। ये हो गया आपका करंट डिफरेंशियल रिले। और वोल्टेज डिफरेंशियल रिले सेम वही चीज है, लेकिन बस ये डिफरेंस है, दोनों वोल्टेज अगर डिफरेंस ग्रेटर देन द सेट वैल्यू आ गया तो वो रिले ऑपरेट करेगा। और मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल रिले में, वो है बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। इसमें क्या होता है, दिस इज द मोस्ट यूज्ड compared to all four categories of differential relay. This type of relay, that is percentage differential relay, is the most used one, and the arrangement is same like current differential relay, बस extra ये यहाँ पे होता है रिस्ट्रेनिंग कॉइल। जो बीच वाला कॉइल था ये तो कॉमन था, जो बीच यहाँ पे जो कॉइल है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉइल। तो
परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में एक फर्क है, एक रिस्ट्रेनिंग कॉइल एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग कॉइल था, उसके साथ साथ एक रिस्ट्रेनिंग कॉइल आएगा। आप फिगर देखोगे तो आपको पायलट वायर के बारे में पता होगा, क्यों कल ही डिस्कस किया था। जो यहाँ पे जो सीटी से लेके यहाँ पे जो भी वायर है प्रोटेक्शन, जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल को कनेक्ट कर रहा है, ये ब्लैक वाला कलर, ये सारे को बोलते हैं पायलट वायर या पायलट केबल। और बात आती है इसकी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, ये क्या होता है? परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले होता है बस एक फर्क है, सीटी वन और सीटी टू एज इट इज होता है। सपोज यहाँ पे आपका जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हो वो डॉटेड लाइन पे इंडिकेट किया है, यहाँ पे जनरेटर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, फीडर हो सकता है, बस बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। The any system can be protected by using differential protection, whether it may be transformer or generator or bus bar or feeder. और compared to here, एक एक्स्ट्रा कॉइल यहाँ पे देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, ये इन बिटवीन यूर ऑपरेटिंग कॉइल आएगा। तो यहाँ पे n/2 प्लस n/2, n/2 प्लस n/2 विल बी यूर restraining or operating coil turns. NO, nothing but operating. N suffix O indicates the operating coil turns. If the number of turns of operating coil is N naught and number of turns of restraining coil is total number of turns is N, then यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉइल का जो कंस्ट्रक्शन है परसेंटेज बायसिंग में, बायसिंग होता है यहाँ। बायस, द नेम इटसेल्फ सेज, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में ऑपरेटिंग कॉइल आएगा, इसको डिवाइड करेगा n/2 और n/2 में। और इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 और I2 का दोनों का, जैसे एक स्ट्राइट लाइन लोगे उसको दोनों डिवाइड कर लिया, तो इसका करंट और इसका करंट I1 I2 है। तो टोटल रेजिस्टिंग कॉइल में कितना करंट जा रहा है उन दोनों का एवरेज करंट दैट इज फ्लोइंग इज I1 प्लस I2/2। और ऑपरेटिंग कॉइल में कौन सा करंट फ्लो होगा? I1 माइनस I2। अगर आप एक चीज देखोगे, द रिले ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ कैरीज ए डिफरेंशियल करंट, ये जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल है ये कैरीज ए डिफरेंशियल करंट। डिफरेंशियल करंट मतलब डिफरेंस बिटवीन द currents of CTs. If the CT1 current is I1 and CT2 current is I2, this operating coil carries the currents of I1 minus I2। एंड वेराज रिस्ट्रेनिंग कॉइल करंट कितना कैरी करेगा? I1 प्लस I2/2। ये I1 माइनस I2 कैरी करेगा, ये I1 प्लस I2/2, एवरेज ऑफ द करंट्स विल कैरी। और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल। तो I1 करंट फ्लोज थ्रू n/2 टर्न्स एंड व्हाइल I2 करंट फ्लोज थ्रू n/2 टर्न्स। दोनों टर्न्स इक्वल है, तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द ओवरऑल रिस्ट्रेनिंग कॉइल क्या होगा? I1 प्लस I2/2। और इफेक्टिव एम्पियर टर्न्स के बारे में सुना होगा आपको। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट विल गिव द एम्पियर टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n/2 था, और करंट कितना फ्लो हो रहा था? I1 था, तो I1 इंटू n/2 विल बी यूर, यहाँ पे जो एम्पियर टर्न्स है n/2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो करंट कितना है? I1 है, एम्पियर टर्न्स क्या हो गया? I1 इंटू n/2, I1 इंटू n/2। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है n/2। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको बंद कर। आजकल हर जगह कोरोना कोरोना हो गया, रास्ते में भी वही कोरोना। हाँ। अब बात आती है, ये नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n/2 n है, तो उसको n/2 इंटू n/2 प्लस n/2 हो गया। तो n/2 टर्म्स में फर्स्ट हाफ में कितना करंट फ्लो हो रहा है? CT1 का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। सेकेंड हाफ में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? CT2 का जो करंट है I2 वो फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एम्पियर टर्न्स का क्या हो गया? एम्पियर मतलब I1 इंटू टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स I1 is flowing, that is n1/2। नेक्स्ट I2 into n/2,
तो टोटल क्या हो गया, इफेक्टिव एम्पियर टर्न्स क्या हो गया, आई वन इंटू एन बाई टू प्लस आई टू इंटू एन बाई टू। अगर एन कॉमन ले लिया तो आई वन प्लस आई टू बाई टू। आई वन प्लस आई टू बाई टू इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द restraining coil। आई वन आई टू माइनस आई वन डिफरेंशियल करंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल। अगर आपने एक लैब में परफॉर्म किया हो, हमने बयासिंग का सेटिंग चेंज करी थी, 10%, 25%, 30%, 50%। वो बयास का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशियल करंट बाय ऑपरेटिंग, सॉरी, ऑपरेटिंग कॉइल करंट बाय रिस्ट्रेनिंग करंट। तो बयास कैसे बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ बयास आपको एक क्विज में भी एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज परसेंटेज बयास, इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल करंट टू द रिस्ट्रेनिंग वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे परसेंटेज बयास डिफरेंशियल रिले है ना, ये परसेंटेज बयास क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल करंट टू द restraining value, restraining करंट। तो तो परसेंटेज बयास क्या हो गया, आई टू माइनस आई वन बाई आई वन प्लस आई टू बाई टू। अगर मुझे 50% चाहिए तो आई वन आई टू कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करके बताओ। अगर मुझे 50% बयास चाहिए तो बयास का फॉर्मूला क्या है, आई टू माइनस आई वन बाई आई वन प्लस आई टू बाई टू। अगर मुझे 50% चाहिए बयास तो आई वन आई टू कितना होनी चाहिए, या इन दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए। 50% है ना, 50% क्या हो गया, 50/100, 50/100 क्या हो गया, 0.5। और आई टू माइनस आई वन बाई आई वन प्लस आई टू बाई टू, ये आपका हो गया परसेंटेज बयास हो गया, आई टू माइनस परसेंटेज बयास हो गया आपका आई टू माइनस आई वन बाई आई वन प्लस आई टू, ये वाला जो यहाँ पे है वो वाला। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसका डेफिनेशन है, बयास का डेफिनेशन है ये, परसेंटेज बयास का डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ करंट टू द रिस्ट्रेनिंग वैल्यू ऑफ करंट। तो बयास 50% हो तो आई वन आई टू कैसे होने चाहिए, तो आई टू माइनस आई वन बाई आई वन प्लस आई टू बाई टू इज इक्वल टू 50%। 50% मतलब हो गया 50/100, तो कितना हो गया, ये 0.5 हो गया। तो ये कितना हो गया, आई टू माइनस आई वन बाई आई वन प्लस आई टू, ये टू ऊपर चला जाएगा तो ये टू इस तरफ आ गया, तो ये 1/2/2 कितना हो गया, 1/0.25 हो गया, ये 0.25 हो गया। तो आई वन आई टू कैसे सेलेक्ट करोगे, आई वन आई टू इस बेसिस पे, आई वन आई टू के हिसाब से अगर 50% बयास है उसके रिलेटेड आपका ऑपरेटिंग कॉइल करंट भी चेंज हो जाएगा। उस बेसिस पे आपका जो रिले ऑपरेशन है, अगर आपने परसेंटेज बायस रिले किया था लैब में, अगर 50% पे मुझे जो ट्रिप हो रहा था वो अलग वैल्यू अलग टाइम ले रहा था, जो 75% पे जो ट्रिप हो रहा था वो अलग वैल्यू ले रहा था। क्यों ले रहा था, क्योंकि वो ऑपरेटिंग कॉइल जो है, ऑपरेटिंग कॉइल का जो करंट जो है वो इस बयास पे डिपेंड करता है। क्योंकि बयास का डेफिनेशन जो है आई टू माइनस आई वन बाई आई वन प्लस आई टू बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आई वन प्लस आई टू बाई टू, दिस इज डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज बयास। और अगर ग्राफ बनाया आई वन माइनस आई टू और आई वन प्लस आई टू बाई टू का, तो वो ग्राफ बनेगा ऐसे। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई वन माइनस आई टू एंड आई वन प्लस आई टू बाई टू। अगर पूरा वैल्यूज लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपका ग्राफ ऐसे बनाएगा। तो उसका अबोव रीजन क्या इंडिकेट करता है, ऑपरेटिंग रीजन। ऑपरेटिंग रीजन मतलब जहाँ पे आपका जो रिले है वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा। जो नॉन ऑपरेटिंग रीजन जो है, जहाँ पे द रिले विल ट्रीट इट एज नॉर्मल कंडीशन, देयर इज नो फॉल्ट। इस रीजन नॉन ऑपरेटिंग नथिंग बट नो फॉल्ट, ऑपरेटिंग नथिंग बट फॉल्ट। ये कौन ड्रॉ कर रहा है, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग। नो,
दिस इज अबाउट परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी ये काफी बार आने का चांसेस है। ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये वाला परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। This is very very important compared to all current differential relay and different types of categories of differential relay. Percentage differential relay or bias differential relay is very very important. ये characteristics ड्रा करना, ये equation ड्रा, effective ampere turns will be this one, and this can be assumed that the current I1 plus I2 will flow through the entire n turns of the restraining coil. So restraining value of restraining coil का current क्या हो गया, I1 प्लस I2/2, एंड ऑपरेटिंग कॉइल का करंट हो गया I2 माइनस I1। तो आपका रिले जो ऑपरेट करेगा वो I2 माइनस I1 के डिफरेंस पे ही ऑपरेट करेगा। अगर वो ग्रेटर होगा वो ऑपरेटिंग रीजन, वो लेसर होगा तो नॉन ऑपरेटिंग रीजन। नाउ कमिंग टू द इंडक्शन टाइप बायस डिफरेंशियल रिले। इसी में ही बायस डिफरेंशियल रिले में ही एक अलग स्ट्रक्चर है। दिस रिले कंसिस्ट ऑफ ए पिवोटेड डिस्क फ्री टू रोटेट इन एयर गैप्स ऑफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में जो डिस्क होगा वो that will be free to rotate. Whenever the disk stops rotating, then there is a fault. The portion of each pole of electromagnetic is fitted with copper shading ring. The ring can be removed, just like आपने एनर्जी मीटर में पढ़ा होगा। ये शेडिंग रिंग, जैसे आपका एनर्जी मीटर का जो पुराना एनर्जी मीटर जो जैसे डिस्क रोटेट हो रहा था, जब लोड नहीं होगा तो आपका डिस्क रोटेट होना बंद हो जाएगा। सेम लाइक दिस, द डिस्क एक्सपीरियंसेस टू टार्क, वन इज ड्यू टू ऑपरेटिंग एलिमेंट, अदर इज ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग एलिमेंट। जो ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, रिस्ट्रेनिंग हमेशा रिस्ट्रेनिंग हमेशा नेगेटिव होता है और ऑपरेटिंग हमेशा पॉजिटिव होता है। जब ऑपरेटिंग इज ग्रेटर देन, ऑपरेटिंग विल बी इक्वल्स टू रिस्ट्रेनिंग व्हेन देयर इज नो फॉल्ट, ऑपरेटिंग विल बी ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग व्हेन देयर इज फॉल्ट, देन नथिंग बट पॉजिटिव टार्क जो है वो आपका फॉल्ट इंडिकेट करेगा। अगर नेगेटिव टार्क है और पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, देन द टोटल इक्विवेलेंट टार्क विल बी इक्वल्स टू जीरो। पॉजिटिव टार्क हमेशा ऑपरेटिंग एलिमेंट की वजह से आता है, नेगेटिव टार्क हमेशा रिस्ट्रेनिंग एलिमेंट की वजह से आता है। अगर ये है स्ट्रक्चर, ये वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट टू है, इसके बीच में डिस्क है। यहाँ पे जो है वो डिस्क है, जो डिस्क है ये बीच में रोटेट करेगा जो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ये डिस्क जब यहाँ से इनपुट करंट आ रहा है, यहाँ पे भी करंट आ रहा है, ये रिस्ट्रेनिंग एलिमेंट है, ये ऑपरेटिंग एलिमेंट है। जब ऑपरेटिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग एलिमेंट, देन देयर इज अ फॉल्ट। व्हेन द ऑपरेटिंग एलिमेंट इक्वल्स टू रिस्ट्रेनिंग एलिमेंट, देन देयर इज नो फॉल्ट। दिस इज द डिस्क दैट विल रोटेट based on the torque produced. If the torque is produced by the operating element exceeds the torque produced by the restraining element, then the disk start operating. क्योंकि operating torque मिल गया, तो the disk start operating. Whenever there is a large magnitude, if that exceeds the element, this operating value or the predetermined value of that relay, then the disk stops rotating, and at that point you will note the time required for the disk टू स्टॉप। वो इंडिकेट करेगा आपका फॉल्ट ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले। ये इंडक्शन कप में बस इतना डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में एक डिस्क होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रिस्ट्रेनिंग एलिमेंट के रिलेटेड और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑपरेटिंग एलिमेंट के रिलेटेड। व्हेन ऑपरेटिंग इज इक्वल टू रिस्ट्रेनिंग, देन देयर इज नो फॉल्ट, व्हेन ऑपरेटिंग इज ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग, देन देयर इज फॉल्ट। बस। और लास्ट रिले है आपका वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। द करंट डिफरेंशियल रिले इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स। जो आपका करंट डिफरेंशियल रिले जो हमने फर्स्ट सबसे पहले डिस्कस किया था, that will be not suitable for the protection of feeders. For the protection of feeders, voltage balance differential relays are used. Remember, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। Protect for the protection of feeders, which of the following categories of differential relay can be used? The answer will be voltage balance differential relay. In this arrangement क्या होता है, two similar current transformers are connected at either end of the system element under protection using pilot wires. जो आपका स्ट्रक्चर देखोगे ऐसे होगा। ये आपका एलिमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले फीडर के लिए प्रोटेक्ट होता है, तो डॉट इंडिकेट करता है आपका फीडर।
तो आपका फीडर जो है, फीडर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फीडर है, यहाँ पे कोई फॉल्ट आया, ये सीटी और इसका जो है ये रिले ऐसे कनेक्टेड है, जो आपका similar current transformers are used connected at the either end of the CT system element under protection using pilot wires। ये है पायलट वायर, जो ब्लैक वाला इंडिकेट करता है आपका पायलट वायर। ये आपका रिले 1 है और रिले 2 है। यहाँ पे वोल्टेज बैलेंसिंग सिस्टम काम करेगा। अगर वोल्टेज दोनों बैलेंस हो गया तो ऑपरेट नहीं करेगा, और वोल्टेज बैलेंस नहीं हुआ तो ऑपरेट करेगा। वोल्टेज अनबैलेंस कब होगा? व्हेन देयर इज फॉल्ट। वोल्टेज बैलेंस कब होगा? व्हेन देयर इज नो फॉल्ट। व्हेन देयर इज वोल्टेज बैलेंस देन द रिले विल नॉट ऑपरेट, व्हेन देयर इज वोल्टेज नो बैलेंस देन रिले विल ऑपरेट। यहाँ पे क्या है, द रिलेस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द pilot wires in each end। The relative polarity of the current transformers is such that there is no current through the relay under under normal operating condition, and the CTs used such that they should induce voltages in the secondary linearly with respect to current। current proportion voltage ऐसे induce होगा proportional to current। अगर current का magnitude ज़्यादा है तो voltage induced will be more, voltage induced will be less when there is less amount of current। ज़्यादा current कब होगा? when there is fault। normal current कब होगा? when there is no fault। during normal conditions the induced voltage will be less, then there will be a voltage balance and the relay will not operate। अगर फॉल्ट कंडीशन आ गया, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो इंड्यूस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी लीनियरली proportional to your current। अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया during fault, your induced voltages will be higher। if the induced voltages will be higher, then there is a voltage imbalance and the relay start operating। since the magnitude of fault current is very large, the voltage should be a linear function of such large current। the CTs should be air core। जो आप यहाँ पे CTs यूज करते हैं वो हमेशा एयर कोर होते हैं। कोर आपका जो है एयर है। जब आपने आयरन को ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, एयर कोर ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, ऐसी सीटीज यहाँ पे जो यूज करेंगे वो एयर कोर सीटीज यूज करते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। When the fault occurs in the protected zone, the currents in the two primaries will differ from one another, so the induced voltage in the secondaries will also differ। The circulating current will flow through the operating coil, thus the relay trip coil of the circuit will be closed and makes the circuit breaker to open। रिले का ट्रिप कॉइल क्लोज होगा और सर्क्यूट ब्रेकर का ओपन होगा। द एडवांटेज ऑफ दिस रिले क्या है? इट इज लेस लाइकली टू ऑपरेट इनकरेक्टली देन ए डिफरेंशियली कनेक्टेड ओवर करंट रिले। व्हेन ए शॉर्ट सर्क्यूट अकर्स एक्सटर्नल टू द प्रोटेक्टेड जोन, प्रोटेक्शन जोन के बाहर कोई फॉल्ट आ गया, डिफरेंशियल रिलेस आर द मोस्ट एडवांटेजेस कंपेयर टू ये नॉर्मल ओवर करंट रिले। इसलिए डिफरेंशियल रिले इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन अमंग different types of protection। This relay has a unique advantage of reducing the time of operation to a minimum for faults very close to the source where the fault current is greatest। जो हमने ओवर करंट रिले में क्या पढ़ा था, जो ओवर करंट रिले का जो आईडीएमटी या उसका जो भी रिलेस है, या करंट का मैग्नीट्यूड हुआ तो कम टाइम लेगा, या करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो कम टाइम लेगा, और करंट का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो ज्यादा टाइम लेगा। आईडीएमटी का वही मतलब है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओवर करंट रिले सारे ऐसे ही ऑपरेट करता है। उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है कंपेयर टू द डिफरेंशियल रिले, इट इज लाइकली टू बी वेरी हाई। तो डिफरेंशियल रिले यूज करने से क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग टाइम जो है, जो रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो आप काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट एडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल रिले ओवर any over current relay you take। if you take any definite time over current relay, or if you take inverse definite minimum time over current relay, all those relays operating time will be far larger compared to the differential relays operating time। this is a unique advantage of your differential relay। इसलिए differential relay और differential protection is very very important। this was the references I use। and एक चीज आपको दिखाना था, ये पीपीटी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, आपके मॉड्यूल में अपलोड कर दूंगा। और मैं कल बात कर रहा था ना कनेक्शन ऑफ सीटी, पावर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन देखो, सीटी का प्राइमरी और सेकेंडरी देखो। यहाँ पे स्टार डेल्टा है। तो
एक सेकेंड, यहाँ पे स्टार डेल्टा कनेक्शन पे देखो, यहाँ पे स्टार डेल्टा हो तो सीटी का कनेक्शन क्या होना चाहिए, डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा हो तो स्टार स्टार, स्टार स्टार हो तो डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार हो तो स्टार डेल्टा, उल्टा। दस पावर ट्रांसफार्मर का, जिस पावर ट्रांसफार्मर को आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करके प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसके जो सीटीस यूज करेंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी साइड, जो अगर प्राइमरी कनेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर स्टार होगा, तो आपका सीटी का जो प्राइमरी होने चाहिए वो डेल्टा होने चाहिए, सेकेंडरी होने चाहिए स्टार होने चाहिए। अगर सेकेंडरी प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी भी डेल्टा है, तो सीटी का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार होने चाहिए। सॉरी, sorry, now coming to नेक्स्ट है आपका जनरेटर प्रोटेक्शन। जनरेटर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? अरे एक डाउट था। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है क्या डाउट? पूछ रहा था, ये आवाज जो मिड कट सेम रहा होंगे है। अपने, वो ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव? अच्छा, मिड सेम का, यस सर, चलो। वॉइस। हाँ, मिड सेम का जो है आपका 90%, 99% आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। और उसमें ये भी होगा, जैसे गेट में फिल अप द ब्लैंक्स आएगा, ऐसे भी होता है। और आपका ये भी होगा, जो ये मल्टीपल चॉइस भी होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि कोई आपका मिड सेम है 20 मार्क्स का है ना, तो अराउंड 30 क्वेश्चंस आपको हो, 30 to 40 सारे ऑब्जेक्टिव। ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, और फिल अप द ब्लैंक्स भी हो सकता है, और मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। जब आपका शेड्यूल होगा वही होगा, जो आपको मिला होगा ऑलरेडी शेड्यूल, उसी के हिसाब से होगा। जो सब पहला शायद स्विच गियर का ही होगा एग्जाम, तो जो भी टाइम दिया होगा 12 to 1 या 11 से 12 जो भी होगा उसी टाइम में होगा। और आपका सिलेबस मैं कल तक बता दूंगा एग्जैक्टली। जो सेक्शन ए का है, सेक्शन बी का तो आप राहुल सर से भी पूछ लेना, तो उनका अलग ही होगा और मेरा अलग होगा। और जो सेक्शन ए की बात करें, तो मैं सेक्शन ए का मैं आपको कल तक बता दूंगा मैक्सिमम क्या सिलेबस होगा। और कोई डाउट? और क्विज़ेस के मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो असाइनमेंट के कि सर हम सबमिट नहीं कर पाए या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप काफी टाइम दिया था मैंने। लेकिन ये सबके साथ प्रॉब्लम हो तो मैं, चलो भाई, एक्सचेंज चेंज कर लिया था। एक दो बार भी इससे पहले भी चलो मॉड्यूल का प्रॉब्लम हुआ था और सबमिशन नहीं हो रही थी, ठीक है, उसका मैंने एक दिन एक्सटेंड भी किया। और आपको फिर भी आपको दिक्कत है, और क्विज के लिए भी एक्सटेंड किया, क्योंकि क्विज कुछ लोग अटेम्प्ट कर चुके थे, क्योंकि वो क्विज का तो कोई एक्सटेंशन करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो प्रॉब्लम था, जेन्युइन था, वो ठीक है। और जो ये आता है कि मैं कर नहीं पाया, मैं लास्ट मोमेंट में कर रहा था, अब 11:59 पे, 11:50 पे, 11:55 पे सबमिट करना शुरू करोगे, लास्ट 2 मिनट बचे, 3 मिनट बचा है, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे ना। अब एनपीटीएल का असाइनमेंट तो नहीं है 10 क्वेश्चन में एबीसीडी में टिक करके सबमिट कर दो। तो आप इसमें आप टाइम से सबमिट करो, एटलीस्ट कम से कम 1-2 घंटे से पहले ही सबमिट करना शुरू कर दो। तब तक अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई अपलोडिंग का प्रॉब्लम आ गया, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ऐसे नहीं है मैं लास्ट 5 मिनट में अंदर या 2 मिनट के अंदर सबमिट करूंगा, तो नहीं होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि सबके साथ प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम नहीं है सबके साथ। अगर सबके साथ प्रॉब्लम है, दैट इज जेन्युइन प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ 1-2 लोग या 3-4 लोग के साथ हो रहा है, तो आपको टाइम से सबमिट करना आपकी जिम्मेदारी है। और बात रही आपका मार्क्स का, तो असाइनमेंट और क्विजेस का जो भी हो रहा है वो आपको